आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ इस पावन अवसर पर मौजूद है नागपुर के एक बहुत प्रसिद्ध नेता और साथ ही साथ सिर्फ नागपुर ही नहीं तो पूरा महाराष्ट्र इनके नाम से वाकिफ़ है, या अगर मैं यूँ कह लूँ कि पूरे भारत में इनका नाम चलता है तो ये शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ मौजूद है विशाल मुत्तेमवार सर। इनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस को कहाँ पर देखते हैं और बहुत सी मुद्दे जो चीज़ें हुई है हालिया में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, नागपुर की पॉलिटिक्स में, उनसे भी इनसे चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद बुलाने के लिए। सर सबसे पहला आपको सवाल पूछना चाहूँगा, सर आपका पॉलिटिकल जर्नी कैसा रहा अब तक का? देखिए, मैंने तो स्टूडेंट जब था कॉलेज में तब से मैं मतलब राजनीति में इंटरेस्ट मेरा रहा जी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व हुआ। मैं मेरे कॉलेज में जो हमारा स्टूडेंट्स काउंसिल होता था जी, वहाँ पर मैं अध्यक्ष के रूप में लोगों ने मुझे चुन के दिया। तो तब से मुझे राजनीति में रुचि रही है। और दूसरा ऐसा है कि राजनीति को मैंने मेरे घर में देखा हुआ है। और मेरे पिताजी महाराष्ट्र में आज शायद सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जो 9 बार चुनाव लड़े, 7 बार जीते। तो उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी रही है उसको मैंने करीब से देखा है और उनके साथ मैंने काम किया है। उनके जितने भी कार्यक्रम होते थे या जितने भी चुनाव होते थे तो उन सब में एक कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा साथ में रहा। फिर मैंने यूथ कांग्रेस में मुझे मौका मिला। मैंने राज्य के स्तर पर, फिर नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटर कर हमारे नेता राहुल जी गांधी की जो संकल्पना थी कि यूथ कांग्रेस में चुनाव के माध्यम से नेताओं को चुना जाए, तो अलग अलग राज्यों में जाकर मैंने मेंबरशिप ड्राइव कराने का काम, वहाँ चुनाव कराने का काम जी। तो संगठन के लिए, पार्टी के लिए मैं काम करता रहा। उसके बाद फिर जो हमारे महाराष्ट्र की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसमें मैंने काम किया का पहले सचिव के रूप में, फिर अब मैं महासचिव के रूप में हमारे नेता नाना पटोले जी जो अध्यक्ष है पार्टी के, तो उनके साथ में काम करता हूँ। उन्होंने मुझ पर सोशल मीडिया एक विभाग बनाया है, तो उसका भी मुझे महाराष्ट्र का अध्यक्ष का पदभार उन्होंने मुझे दिया हुआ है। और इसी के साथ साथ मेरी रुचि हमेशा युवाओं और छात्रों को मदद पहुंचाने की में रही है। तो इसलिए मेरी एक एनजीओ है स्वयं के नाम से। तो स्वयं के माध्यम से मैं युवाओं के लिए जो उनको काम में आए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन मैं करता हूँ। तो चाहे वो फिर उनके लिए जो क्या कहते हैं कि करियर गाइडेंस के प्रोग्राम हो, या फिर जो स्पर्धा परीक्षा में जो भाग लेते हैं तो उसके लिए मार्गदर्शन देने की बात हो, या मॉक टेस्ट कराने की बात हो, फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ उनकी रूबरू कराने की बात हो। तो साल भर हमारे ऐसे इस क्षेत्र में मेरे काम चलते रहते हैं। तो राजनीतिक और सामाजिक मुझे ऐसा लगता है ये काम करने में मुझे बहुत रुचि है। और जब भी किसी भी मुद्दे को लेकर हम जब लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं और कोई भी समस्या को छुड़ाने के लिए, जनता की आवाज़ को प्रशासन के पास पहुंचाने के लिए और उसमें से मार्ग निकालकर जनता को राहत दिलाना, मुझे लगता है इससे बड़ा सुकून या इससे बड़ा जिसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन कोई और चीज़ में नहीं मिलता है। तो वही काम मैं इतने साल से, आज 25 साल हो गए, 99 से मैं एक्टिव हूँ। तो आज 25 साल से ये मेरा सफ़र इन सब चीज़ों में रहा है। सर जैसे हाल ही में हमने देखा कि मोहन मते जी के एक सभा थी, वहाँ पे उनके जो समर्थक थे और उनके ऊपर में कई सारी खबरें चली कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी को मारा। तो सर ऐसे जब आप कुछ सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप राजनीति में होते हैं। ये जो आप पर्टिकुलर बात बोल रहे हैं, तो कुछ आरोप आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ आरोप उस पुलिस के अफसर पे भी लगे हैं जी। और अगर ऐसी घटना अगर हुई है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो पुलिसकर्मी हो या चाहे आमदार मोहन मते जी हो, मुझे लगता है जब आप राजनीतिक जीवन में हैं
और आप पब्लिक लाइफ में अपना जो कंडक्ट है वो हमेशा जिसको बोलेंगे कि वो कोई भी काम अपने हाथ से ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एक अलग गलत मैसेज समाज में जाए। सर अभी हमने देखा है कि नागपुर में डेवलपमेंट धरातल पे काफ़ी सारी दिख रही है। सीमेंट रोड्स दिख रहे हैं, ब्रिजेस दिख रहे हैं, फ्लाईओवर्स दिख रहे हैं, मेट्रो दिख रही है। पर जब पहली बरसात आई तो लोगों को वो डेवलपमेंट से ज़्यादा वाटर लॉगिंग की समस्या जो थी वो उनके नज़र में ज़्यादा आई। ख़ास तौर पे जिस जगह का नेतृत्व आप करते हैं साउथ साइड का, वहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों का फर्नीचर ख़राब हो गया, उनके बहुत सी उनको समस्याएं हुई। आपने ग्राउंड लेवल पे जाके उनसे बातचीत भी की। तो सर आपको क्या लगता है कि ये मिसमैनेजमेंट है या फिर अननेसेसरी डेवलपमेंट किया गया है? नहीं, मैं इसको कहूँगा कि ये अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। ओके। ये अनियोजित विकास है जी। देखिए, विकास का कोई विरोध नहीं करता, कोई भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि जो जनता को जो सुविधा पहुंचानी है उसके लिए चाहे किसी भी राजनीतिक दल का नेता हो वो प्रयास करता है। विषय ये है कि ये जो विकास काम होते हैं ये पब्लिक के पैसे से होते हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के चंदे से नहीं होते। ये टैक्स पेयर्स जो हम लोग टैक्स भरते हैं और जो पैसा जमा होता है उसका उपयोग कर कर ये विकास काम किए जाते हैं। तकलीफ़ ये है कि पिछले 10 सालों में अगर हमने जिस तरह से नागपुर शहर में जो भी विकास काम हुए, तो कोई भी विकास काम करने के पीछे जो हेतु है वो प्रामाणिक होना चाहिए। हम देखते हैं कि केवल राजनीति के लिए अगर हम वोट बटोरना है, कुछ काम करना है, इसलिए अगर हम विकास काम करें तो उसका फ़ायदा जनता को नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। क्या है कि अब हमने हाल ही में देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका एक जो स्मारक और एक पुतला वो नीचे वो टूट के नीचे गिर गया। तो वो पूरे महाराष्ट्र के लिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज ये आराध्य देवता है, उनको हम भगवान की दर्जा देते हैं। और जब ये घटना हुई तो उसका दुख पूरे महाराष्ट्र को हुआ, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या ये पुतला बनाने से पहले सरकार ने इसका नियोजन ठीक से किया था? क्या आपने जिस तरह का कंस्ट्रक्शन, फाउंडेशन, प्लानिंग, जो मटेरियल यूज़ होना था, इसके बारे में क्या आपने कोई अभ्यास किया था? मुख्यमंत्री कहते हैं कि विंड वेलोसिटी ज़्यादा थी इसलिए वो गिर गया। बहुत हास्यास्पद बात है। और मुख्यमंत्री जी अपना चेहरा जो है वो छुपाने के लिए ऐसे सब बयान दे रहे हैं, दुख होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर आपकी नीयत जो है वो प्रामाणिक नहीं है। आपने वो पुतला बनाया, प्रधानमंत्री जी को बुलाया, उनके हाथ से उसका अनावरण किया। वो केवल चुनाव के पहले आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के भैया हम बहुत बड़े भक्त हैं और उनको हम ये आदरांजलि दे रहे हैं, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। तो ये राजनीति के लिए किया हुआ विकास था। तो ऐसे ही कई उदाहरण हैं। चाहे वो आप देख लीजिए कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बना, तो वहाँ पर भी उसका निर्माण जो है वो अभी भी चल रहा है। अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है उसका जो पूरा जो फेजेस में उसका काम हो रहा है। तो तब भी हमने आक्षेप किया था कि भाई मंदिर का पूरा निर्माण हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप उसको इनॉग्रेट करिए। लेकिन आचार संहिता लोकसभा के लगने से पहले हमें राजनीति के लिए प्रभु श्री राम का नाम चलाना है करके उसका उद्घाटन किया। पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देख लीजिए, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई आपने और पूरी दुनिया ने देखा कि ऊपर से लीकेज हो रहा है उसमें। तो ये क्या हमारे लिए क्या गर्व की बात है? सर जैसे आपने बात की, हाल ही में एक बहुत दर्दनाक हादसा भी हुआ है महाराष्ट्र में, बदलापुर में। एक छोटी बच्ची के साथ में दरिंदगी हुई और उस पे भी राजनीति खेली जा रही है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र की चीज़ हो या वेस्ट बंगाल में हुआ हादसा हो या फिर कांग्रेस के टाइम पे निर्भया के टाइम का जो हुआ। इन सब चीज़ों में सर इतना सब होते हुए भी हमारे पास एक मजबूत कानून क्यों नहीं है इन सब चीज़ों के लिए?
नहीं, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिलेक्टिव आउटरीच के खिलाफ हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोलकाता में अगर कोई घटना होती है वो उतनी दर्दनाक है जो बदलापुर में होती है, जो या फिर उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में भी हमारी 2 बेटियों को जिनका रेप हुआ और उनको हाथरस नहीं, अभी हाल ही में उनको मतलब टांग दिया गया। तो ऐसी घटनाएं जो है वो पूरे देश में जहाँ जहाँ भी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि सबने उसका उतना ही निषेध करना चाहिए। ना कि अगर वेस्ट बंगाल में हुआ तो भाई वो ऑपोजिशन में, तो वहाँ आप पूरा कैंपेन चलाओ, पर अगर बदलापुर में होता है तो उसके बारे में आप कुछ मत बोलो, या उत्तर प्रदेश में आपका राज्य है तो उसकी आप चर्चा मत करो। तो ये गलत है, ये सिलेक्टिव आउटरीच है, ये गलत है। हमारे देश में हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो घटनाएं हो रही है, ये घटनाओं के खिलाफ एक तो आज भी हमारे जो कानून है कि कड़े कानून होने के बावजूद भी लोगों को उसका डर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोलते हैं, क्या वो सच्ची में फास्ट ट्रैक है, क्या इंसाफ हो रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आकलन कर कर और सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, समाज को ये सोचना पड़ेगा कि ये ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है। हमें हमारे जो घर में जो लड़के हैं, हम कहते हम लड़कियों को बाहर जाने से रोकते हैं, पर हम हमारे लड़कों को क्यों अच्छी सीख नहीं देते जी। हम लड़कियों को रोकने के बजाय हमारे जो लड़कों हैं उनको सिखाओ कि भाई ये काम जो आप कर रहे हो ये गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ जो चीज़ें हैं वो सरकार को अपने लेवल पे करनी होगी। जो कोर्ट्स है, हमारे जो जुडिशियल जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई हमें कानून का डर जो है जब तक लोगों के मन में नहीं बैठेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई ये करके तो अपन आसानी से छूट सकते हैं, इसलिए भी ऐसी घटनाएं होती है। और दूसरा ऐसा है कि समाज में मुझे लगता है कि लोगों को आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी, लड़कों से बातचीत करनी पड़ेगी। हर घर में जहाँ पर एक बच्चा है, मैं तो कहता हूँ कि जिनको भी बेटे हैं उन्होंने अपने बेटे से एक खुला संवाद करना चाहिए कि बेटा ये तुम अपने दिमाग में भी कहीं भी ये चीज़ तुमने नहीं लानी चाहिए, उसके बारे में खुला संवाद होना चाहिए, तभी ये परिवर्तन आएगा। सर जैसे हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो वो मैंने कई साउथ सीट के कई सारे जो लोगों से बात करने की कोशिश की है, सबका मानना ये है कि विशाल सर हमारे ग्राउंड पर उतरकर हमारी मदद करने आते हैं, वो हमारी समस्याएं सुनते हैं, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। विशाल सर कई सारे नाम आ रहे सर आपके। तो सर अगर तो आने वाला विधानसभा चुनाव भी कुछ महीनों में आ जाएगा, तो विशाल मुत्तेमवार सर को हम कहाँ देखेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने पार्टी को आवेदन किया है। आज मैं पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ जी। और मेरी इच्छा है कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है और मैं चुनाव लड़ता हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूँगा। उसका कारण ऐसा है कि लोग बदलाव चाहते हैं जी। लोग राजनीति में एक बदलाव चाहते हैं। लोग सकारात्मक सोच रखने वाले पढ़े लिखे नौजवान लोगों को मौका देना चाहते हैं। मेरे से जो एक युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है वो इसीलिए जुड़ी है क्योंकि मैं उनसे रिलेट कर पाता हूँ, मैं उनकी बातों को समझ पाता हूँ। और दूसरा ऐसा है कि मेरा जो दृष्टिकोण है राजनीति की ओर, वो मैं खुद को कभी थोपना नहीं चाहूँगा लोगों पे। आपने साउथ की बात की, जब मैं अभी जो मेरा अभियान चालू है उसमें मैं हजारों लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की जी। और एक हमने हस्ताक्षर हमारी मुहिम भी चालू है, तो हजारों मतलब करीब 2000 के ऊपर लोगों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। उतने लोगों से मैंने संवाद किया और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने बात पहले की कि अनियोजित विकास क्या होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण हमारे दक्षिण नागपुर में है। कई सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। आप देखिए, मानेवाड़ा चौक से बेसा रोड तक एक सीमेंट की सड़क बन रही है। अब इन्होंने सीमेंट की सड़क, एक तो उन्होंने रास्ते के एक ही तरफ उन्होंने आधी जो पोर्शन था वहाँ वो सड़क पहले बनाई। जब जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस समय रास्ते के इस तरफ जो है, क्योंकि सड़क ऊपर है और लोगों के घर नीचे हैं, तो उसके वजह से पानी जो है वो एक तरफ लोगों के घर में जाने लगा। तो लोगों ने उस सीमेंट के रोड को बीच से एक उसको तोड़ के वो रास्ते को जाने के लिए जगह बना दी। तो पूरा पानी बह के जो रास्ते के दूसरी तरफ है वहाँ जो घर थे वहाँ पर घुस गया, इतना घुस गया कि छाती के ऊपर तक घुस गया। अब आपको बता दूं कि अनियोजित विकास क्या है इस शहर में।
तो अब वो सीमेंट का रास्ता तोड़ा जा रहा है। और क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमने रास्ता बनाने से पहले हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की। आप सोचिए कि ये कितने दुख की बात है। एक तो ये पैसे का क्रिमिनल वेस्ट है जी। ये जो भी, मैं तो कहता हूँ कि जो इंजीनियर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स, और मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप जनता के पैसे की ऐसी लूट कैसे कर सकते हैं? मैं कई गलियों में मैं गया, अब जैसे सीमेंट रोड के खिलाफ मैं नहीं, पर विषय ऐसा है कि आप सीमेंट रोड, उन सड़कों पे या उन रास्तों पे सीमेंट रोड आना चाहिए जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा है, जहां पर वेहिकुलर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पर आप सीमेंट रोड बनाइए, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है उस पर भी। लेकिन क्वालिटी का आप चेक रखिए, क्योंकि हमने देखा कि कई सीमेंट रोड जो क्लेम किया जाता था कि 50 साल चलेंगे, आज उनके ऊपर जो है वो गड्ढे आ चुके हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है भाई? उनसे भी, उनको भी पकड़ा जाए कि भाई आपने तो ये सीमेंट रोड्स तो लॉन्ग लास्टिंग थे। अब आप जो छोटी छोटी गलियां हैं, जो इंटरनल रास्ते हैं, क्या वहाँ सीमेंट रोड बनाना ज़रूरी है? क्योंकि देखिए सीमेंट रोड बनाने में जो कॉस्ट है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा आती है डांबर के रास्ते से। तो क्या वो पैसा आज हमारे जितने भी सीवरेज के पाइपलाइन डली हुई है हमारे नागपुर शहर में, वो बहुत साल पहले डली हुई है, तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है उसकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो वहाँ पर ज़रूरत है कि आप सीवरेज का जो नेटवर्क है उसको आप सुधारिए। जहाँ पर वाटर पाइपलाइन का नेटवर्क अभी भी नहीं डला है वहाँ पे आप डालिए। और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जो व्यवस्था है उसके बिना आप रास्तों का निर्माण मत करिए। ऐसा नियोजन होना चाहिए, क्योंकि आज देख लीजिए छोटे छोटे गलियों में इन्होंने सीमेंट के रास्ते बना दिए, और मैंने देखा कि लोगों ने अपने घर से रास्ते पे आने के लिए रैंप बनाए हुए, मतलब रैंप बने हुए कि भाई गाड़ी अगर बाहर लानी है तो रास्ते पे तो रैंप से ऊपर आते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति और इस तरह का विकास, और इसीलिए जब भी थोड़ा सा भी पानी आता है तो वो पानी लोगों के घरों में जा रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग खुद इसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, कई बार तो लोगों ने ये कहा कि भाई हमने सीमेंट रोड का विरोध किया, हमने कहा कि हमको ये नहीं चाहिए, आप हमको डांबर का ही रास्ता दीजिए। लेकिन विरोध के बावजूद कई जगह पे इन्होंने रातों रात सीमेंट के रास्ते जो है वो उन्होंने बिछा दिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो ये आप मतलब रात के अंधेरे में ये कौन सा विकास आप कर रहे हैं? ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं जो आपको लोगों का विरोध लेकर अगर आप कर रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे अगर मौका मिलता है, मैं अगर आमदार चुन के आता हूँ, तो मेरा दायित्व ये रहेगा कि जनता की मांग क्या है, जनता को क्या चाहिए, उनको मुझसे ज़्यादा समझता है। उनके एरिया में किस तरह का विकास होना चाहिए, वहाँ डांबर का रास्ता बनना चाहिए या सीमेंट का बनना चाहिए, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। अब हमारे यहाँ पे जब पानी आता है और पानी बहता है तो ये एक वाटर फ्लो पैटर्न जो है शहर का वो फिक्स होता है कि भाई जब पानी बरसात होती है तो वो बह के कहाँ जाएगा, इसका पैटर्न फिक्स है। तो प्रशासन ने इसका अभ्यास करके पूरे नागपुर शहर का एक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का एक ग्रिड जो है वो उन्होंने डिजिटाइज करके उनके पास रहना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत है कि भाई इस पाइपलाइन, एक जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने की अगर ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उन्होंने स्ट्रेंथन करना चाहिए। बड़े हंसी की बात है कि 15 मीटर के डायमीटर का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पाइप है वो 12 मीटर में जाकर मिलता है, तो पानी बाहर नहीं आएगा। कई जगह पे सीवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज ये एक साथ मिल गए, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्ट हो गए। कई जगह पे आपको विश्वास नहीं होगा कि एक तरफ हम पानी की हमारे पास मतलब शॉर्टेज है, और कई स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है बारिश नहीं है, धूप है, लेकिन उसमें से पानी बह रहा है। वो कहाँ से बह रहा है? क्योंकि जो वाटर पाइपलाइन का नेटवर्क है वो लीकेज होकर वो स्टॉर्म वाटर में जा रहा है। सर, हमने जैसे अपने रास्तों की बात की, अपने डेवलपमेंट की बात की, सर हम ईस्ट नागपुर में देख रहे हैं कि एक वर्धमान नगर से फ्लाईओवर जा रहा है शीतला माता मंदिर तक। वहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो लोगों का कहना है ये है कि इसको कुकरेजा फ्लाईओवर नाम दे दिया जाए, क्योंकि जब से वहाँ पे कुकरेजा की पेरिस सिटी बन रही है या उनकी और एक उनका बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके बाद यहाँ पर उस रोड पर फ्लाईओवर का काम
करना शुरू हुआ, आपको क्या सही में लगता है सर वहाँ पे वो फ्लाईओवर की ज़रूरत थी, या फिर ये सिर्फ कोई चीज़ को किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो फ्लाईओवर वहाँ बनाया गया? नहीं, देखिए, मेरा तो मानना ये साफ है कि कोई भी विकास का काम हो, चाहे वो फ्लाईओवर हो, रास्ता हो, आरओबी हो जी, क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, VNIT के हैं, ठीक है ना, या कोई आपके जो वेहिकुलर ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर अभ्यास कर कर वो ये असेस करके बताते हैं कि क्या कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जी। तो आपने जो स्पेसिफिकली बोला, मेरा ये मानना है कि किसी नेता के मन में आया कि मैं यहाँ से वहाँ फ्लाईओवर बना देता हूँ, इसलिए फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए। फ्लाईओवर इसलिए बनना चाहिए कि वहाँ पर वेहिकुलर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए अगर फ्लाईओवर से सुविधा होगी तो फिर वहाँ पर फ्लाईओवर बनना चाहिए। सर, आखिरी 2 सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आने वाला भी महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव रहेगा उसमें आप कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, और अगर कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम रहती है तो क्या कांग्रेस अपने घटक दलों को, जो अपने साथी दल है महाविकास आघाड़ी के, उनको साथ लेकर चलेगी, या फिर कांग्रेस खुद सरकार बनाएगी? नहीं, वो तो हमारा तो भाई तय है, हम तो महाविकास आघाड़ी हम लोग तो बना के बैठे हैं, हमारी तो सीट शेयरिंग टॉक्स हो रहे हैं जी। और हमने तो लोकसभा में रिजल्ट दिया है, तो महाविकास आघाड़ी ही एक साथ लड़ेगी। और महाविकास आघाड़ी को जिस तरह का प्रतिसाद महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में दिया वो आप सब लोगों ने देखा, और इसीलिए तो ये लोग इतने डर गए हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस था, ये तो आपको मैं याद दिला दूं कि इनके नेता, बड़े बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जी और ये बड़े बड़े नेता कहते थे कि महाविकास आघाड़ी डबल डिजिट में नहीं जाएगी तो लोगों ने ही उनको सिंगल डिजिट में ला दिया। तो ऐसा है कि ये जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस था वो अब डर में तब्दील हो गया है, इसीलिए अब वो ऐसे ना वैसे कुछ ना कुछ कोई कुछ योजना ला रहा है, कोई कुछ मतलब लोगों को लुभाने के लिए जो अब उनके मन में डर पैदा हो गया है, तो वो डर के वजह से आज जो है मुझे लगता है कि उनको, क्योंकि ये उनकी हार निश्चित है, ये उनको मालूम है, ये वो खुद भी जानते हैं, उनके जो इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं वो उनको भी मालूम है कि ये बार उनकी दाल गलने नहीं वाली, क्योंकि लोग जो है, लोगों ने इनको, क्योंकि ये जो है ये अननेचुरल सरकार थी, इन्होंने पैसे देकर आमदारों को खरीद कर, ये खोखे सरकार है, और इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि सरकार में बैठकर सरकार का जो खजीना है उसको लूटो। और जिस तरह का करप्शन आज महाराष्ट्र की जनता देख रही है, ये लेवल ऑफ करप्शन आज तक महाराष्ट्र ने देखा नहीं था, सिर्फ नोचने का काम चालू है। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे चेक करते हैं तो महाराष्ट्र में या नागपुर में भी लोगों के मन में सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन को लेके है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर कांग्रेस यहाँ पर आती है, अगर विशाल सर यहाँ पर जीत कर आ जाते हैं, तो इन 2 चीज़ों से डील करने के लिए सर क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ और जो हमारी पार्श्वभूमि है, तो मुझे तो बड़ा गर्व है, क्योंकि आपने बेरोजगारी की बात की। देखिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए विजन चाहिए और आप देखेंगे कि नागपुर का सबसे विजनरी जो प्रोजेक्ट था वो मिहान था, राइट। वो हमारे पिताजी ने लाया उनकी संकल्पना, उन्होंने उसका निर्माण हुआ, वहाँ पर कंपनीज आई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि TCS, इन्फोसिस, महिंद्रा, ये सारी कंपनियां 2014 के पहले इस नागपुर शहर में आई। ये कोई 2014 के बाद नहीं आई, 2014 तक हमारी सरकार थी। अगर हम फिर से चुन के आते तो और कंपनीज को हम यहाँ पर आकर्षित करते, यहाँ पर हम उनको क्या कहते हैं, नौकरियां निर्माण करने के लिए हम उनको लाते। मैं अगर चुन के आता हूँ तो मेरा पूरा फोकस रोजगार निर्मित के लिए जो कदम उठाने हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देवेंद्र फडणवीस जी राज्य के मुख्यमंत्री थे और नितिन गडकरी जी ये सेंट्रल में 4थे नंबर के मंत्री हैं। तो आपका जो पॉलिटिकल गुडविल है, आपके पास एक्सेस है भाई, तो आपने उसका उपयोग नागपुर में मिहान को डेवलप करने के लिए क्यों नहीं किया पिछले 10 साल?
तो उसी के साथ साथ आपने जो एक बात कही कि आज जिस तरह का वातावरण, जो लोगों में जो गुस्सा है जी, कि जिस तरह का भ्रष्ट राजकारण आज हो रहा है, आज हम देखते सब तरफ, क्योंकि कौन क्या कर रहा है ये जनता से छुपता नहीं कुछ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए लोग बदलाव लाना चाहते हैं। बेरोजगारी से लोग तंग है, भ्रष्टाचार से लोग तंग है, और इसीलिए बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और नागपुर में तो मुझे विश्वास कि 6 के 6 सीट ये नागपुर में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। सर, आज बहुत शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है। हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं सबको, आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और गणपति बाप्पा से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख समृद्धि और आपके घर में सुख शांति और सबकी तबीयत वो अच्छी रहे, ऐसी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, इसी विश्वास के साथ कि आप जीत कर आएंगे, फिर एक बार आपको हमारे स्टूडियो में हम बुलाएंगे, जनता के सवाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। तो ये थे विशाल मुत्तेमवार सर, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए थे पॉलिटिकल टॉक के शो पर पूछने के लिए, वो सारे सवाल हमने सर से पूछने की कोशिश की, और सर ने बिना झिझक के सारे सवालों के जवाब निडरता से दिए। अब देखते हैं आने वाला विधानसभा चुनाव किस तरीके का रंग दिखाएगा, और ऐसी ही चीज़ देखने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।